ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि डीसीओ में मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। तो डीसीओ के अंदर तो एक्चुअली मल्टी प्रोसेसिंग की हमें पढ़नी होती है, पर एक्चुअली अलग अलग लैंग्वेज के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग, टास्किंग और थ्रेडिंग वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर आगे पढ़ना होगा। ठीक है। तो इसके बारे में मैं स्मॉल कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से वो वर्क होता है। ठीक है। किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो बाद में हम मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इन सब के बारे में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है ओएस और मल्टी प्रोसेसर, हमारा जो प्रोसेसर है उसके रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको पहले तो स्टार्ट करता हूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि आपको, अगर आपके पीसी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ स्टार्ट है, ठीक है, तो उसमें से ओएस होती है वो मैनेज करता है कि प्रोसेसर को कौन सा टास्क कितने टाइम के बाद देना है। ठीक है। वो अगर प्रोसेसर फ्री होगा तो उसको क्या करेगा कि पूरी की पूरी जो उसका प्रोग्राम होगा वो एक साथ लोड करवा देगा। अगर प्रोसेसर फ्री नहीं है और उसके पास ऑलरेडी दो तीन प्रोग्राम पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा कि आपका जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर उसको डिवाइड कर, मतलब आपके पास समथिंग कोई भी आपने प्रोग्राम ओपन किया, वो समथिंग 500 या 600 MB का है, तो वो क्या करेगा, आपको प्रोसेसर को सिर्फ 100 MB का ही डेटा देगा, ताकि उसको कम टाइम उसको एग्जीक्यूट करने में लगे और उसका आउटपुट जहाँ पर भी है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो सारी प्रोसेस किस फॉर्म में होती है, एकदम मिली सेकेंड के अंदर होती है। तो क्या हो जाता है कि हमें जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो हमारे सेकंड के हिसाब से होता है या फिर मिनट के हिसाब से आप कह सकते हो। ठीक है। पर कंप्यूटर जो वर्क होता है, जो उसकी प्रोग्रामिंग्स होती है, वो किस तरीके से करता है, एकदम मिली या माइक्रो सेकंड के अंदर करवाता है। पर वो सारी की सारी टास्क और जितने भी उसके प्रोग्राम है उसको मैनेज करके चलता है। जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम उसके पास है तो उसको थोड़ा टाइम दे देगा मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के अंदर, फिर दूसरा प्रोग्राम होगा तो उसका थोड़ा टाइम दे देगा। मतलब एक साथ सारी प्रोसेस हमें विजुअलाइजेशन एक साथ हो रहा है कि भी सारी प्रोसेस हमारी एक साथ हो रही है, सारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे। पर कंप्यूटर एक्चुअली उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर, मतलब लाइन टू लाइन ही उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन में एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि दो प्रोग्राम हमारे पास है, प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी, और हमारा जो कंबाइन है ये हमारा सीपीयू है। ठीक है। तो यह ये जो प्रोग्राम है और प्रोग्राम बी है वो आपकी ओएस होती है। तो ओएस अपने हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर को कितनी टास्क देनी है, मतलब कितना डेटा देना है, वो सारा डिसाइड ओएस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम है वो उसने क्या किया कि आपके पास जितना भी समथिंग बहुत बड़ा डेटा है, आपको 200 MB का, तो उसने क्या किया कि पहले फर्स्ट 100 MB का डेटा उसने प्रोसेसर को दे दिया। फिर दूसरा, अगर दूसरी प्रोसेस प्रोग्राम उसके पास है तो उसने क्या किया कि उसके अंदर से उसने 50 MB का डेटा वापस प्रोसेसर को दे दिया। तो यहाँ पे देखो कंबाइंड फॉर्म में किस तरीके से आ रहा है कि पहले थोड़े टाइम के लिए प्रोग्राम ए चलेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद बी चलेगा, वापस थोड़ा टाइम वेट करेगा और प्रोग्राम ए वापस जहाँ से स्टॉप हुआ है वहीं से वो रिज्यूम करेगा प्रोग्राम ए। ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम भी जहाँ पे स्टॉप हुआ है वहीं से वापस स्टार्ट करेगा, वापस थोड़ा टाइम वेट करेगा, अगर दूसरी प्रोसेस कहीं से आ रही है कि नहीं आ रही तो उसके लिए वो वेट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से सारी प्रोग्रामिंग सिम्यूटेनियसली सारी चलती रहती है। तो उसके लिए एग्जाम्पल और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अब कंप्यूटर रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक्सेल और फायरफॉक्स है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जितनी भी हमारे पास मॉडर्न सिस्टम बनी हुई है, अभी हम लेटेस्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। ठीक है। वो इसी तरीके से प्रोसेस या एग्जीक्यूट होती है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया होगा। इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम देयर आर यूजुअली सेवरल कॉन्करेंट एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ प्रोसेस होती है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया। फिर यहाँ पे दिया हुआ कि नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओएस, मतलब मैंने आपको जैसे आपको बताया कि प्रोग्राम है और प्रोग्राम भी अभी भी अपनी आपके ओएस के अंदर है। तो ओएस वो डिसाइड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कितना टास्क देना है, कितने टाइम के लिए देना है। तो सारी काम ओएस की होती है, ताकि उसको अच्छी तरीके से जो भी प्रोसेस प्रोग्राम उसने दिया है उसका इफिशिएंटली और अच्छे से उसका आउटपुट मिल सके। ठीक है। तो ये सारी काम ओएस की रहती है। मल्टी प्रोग्रामिंग है वो कहाँ पे मिलेगी, एक्चुअली एक्चुअली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलेगी। ठीक है। तो वो काम सारा का किसका रहता है, ओएस का। उसके बाद आ जाता है कि मल्टीटास्किंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर
मिलता है हमें मल्टीटास्किंग, मतलब उसका एक सब यूनिट है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो गया, अगर हमने किसी भी तरीके के एक साथ बहुत सारे टास्क दिए हुए हैं सीपीयू को, जैसे कि यहाँ पे दिया है, फिर प्रोग्राम है, प्रोग्राम बी है, फिर दोनों काम किसको दे दिए है, सीपीयू को। तो सीपीयू ओएस डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस देनी है मुझे। ठीक है, तो ओएस ने अगर उसको सीपीयू को 3 टास्क दिए हुए, तो कौन सी टास्क को कितना टाइम मिलेगा वो डिसाइड करता है हमारा सीपीयू। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई कि इन यूनी प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट एट अ टाइम, मतलब कोई एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चालू होती है, मतलब एग्जीक्यूट हो सकती है अगर यूनी प्रोसेसर आपके पास है। तो अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर बहुत सारे एएलयू और सीपीयू रहते हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन सी एएलयू आपकी फ्री है या सीपीयू आपका फ्री है, तो उसको वो टाइम दे देगा। ठीक है, या फिर उसको वो टास्क है वो असाइन कर देगा अगर फ्री होगा तो, वरना वो वेट करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीटास्किंग रिफर टू एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क, मतलब मल्टीटास्किंग क्या होता है कि बहुत सारे जो मल्टीपल टास्क होते हैं उसको एग्जीक्यूशन करता है, पर किस फॉर्म में करता है, तो उसके लिए उसको यहाँ पे प्रोसेस भी बोला जाता है, प्रोग्राम और थ्रेड। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग के अंदर थ्रेड आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है और प्रोग्राम, तीनों के तीनों एक ही टाइम पे प्रोसेस वो कर सकता है, तीनों की अलग अलग तरीके की। फिर यहाँ पे दिया है कि इन मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम वी आर एबल टू प्ले MP3 म्यूजिक, एडिट डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड। फिर उसके बाद दिया हुआ कि सर्फ गूगल क्रोम ऑल। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है हमारी एक साथ सिम्यूटेनियसली चलती रहती है। ठीक है, दिस अकम्प्लिश बाय मीन्स ऑफ मल्टी टाइम, मतलब ये जो टास्क हमारा हो गया वो क्या हो जाता है, वन टाइप ऑफ मल्टी टास्किंग, मतलब एक साथ हमने उसको 3 प्रोसेस दी है और तीनों की तीनों टास्क एक साथ चालू है। ठीक है, हम उसको म्यूजिक भी प्ले बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज भी कर रहे हो, सर भी हमारा फाइंड करके मुझे दे रहा है, तो तीनों टास्क एक साथ चल रही है। तो किस तरीके से ये चलती है, तो वो सीपीयू डिसाइड करता है कि कौन सा आउटपुट मुझे मिल रहा है और कहाँ पे कौन सा इनपुट मिल रहा है और कौन सा आउटपुट मुझे भेजना है। तो उसके लिए कौन सी टाइम मुझे देनी पड़ेगी भाई, टर्मिनल ए है तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारी फर्स्ट टास्क है, तो इस टास्क को अगर सीपीयू को मिल गई है तो वो क्या करेगा कि थोड़े टाइम के लिए टर्मिनल ए को टाइम देगा, और वंस की जो प्रोसेस होगी, मतलब उसके अंदर मैंने समथिंग सीपीयू के अंदर अगर MP3 मैंने लोड करवाया तो वो क्या करेगा कि पूरी की पूरी जो इसकी ऑडियो फाइल है वो पहले क्या कर देगा PLC के अंदर, या आपका जो भी म्यूजिक प्लेयर होगा उसके अंदर वो लोड करवा देता है। तो थोड़े टाइम के लिए आप जब भी देखोगे थोड़ा बफर करवा देता है आपको। ठीक है, बफर मतलब 2 या 5 या 10 सेकंड का आपको डेटा वो दे देगा, उसके बाद वो प्रोसेस टर्मिनल बी को दे देगा। तो टर्मिनल 2 के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर चेंजेस किया, ठीक है, उसके अंदर चुप एडिट किया, फिर हमने जो भी सेव किया वो वापस उसको बी को थोड़ा टाइम दे देगा, फिर वापस आ रहा है सी के अंदर मैं गूगल के अंदर किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट में फाइंड करवा रहा हूँ, तो क्या करेगा कि वो रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज देगा। फिर वापस ए का टाइम आया तो वो कहाँ पे कि भाई 10 सेकंड का उसने डेटा ऑडियो अपलोड करवाया था, उसको क्या करेगा वापस नया 10 सेकंड का रिकॉर्ड वो लाएगा और म्यूजिक प्लेयर के अंदर वो रख देगा। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल क्या हो गया कि 20 सेकंड, मतलब 2 मिली सेकंड के अंदर, मतलब 5 मिली सेकंड के अंदर आपको क्या दे देगा कि 20 MB का डेटा वो आपको लोड करके म्यूजिक प्लेयर के अंदर दे रहा है। इसी तरह टर्मिनल बी के अंदर भी अगर उसके अंदर टास्क को बाकी रह गई है तो क्या करेगा कि दूसरी प्रोसेस को भी वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो उसको टाइम मिलता रहता है और आगे आगे वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग यहाँ पे वर्क होती रहती है। फिर यहाँ पे आपको दिया है कि जो भी आपको सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसर की तरफ से, वो सारा कहाँ पे होता है, आपका ओएस की तरफ से होता है। ठीक है, तो ओएस को आपको क्या करके रखना है, यहाँ पे मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, द टर्म्स ऑल्सो रिफर The terms also refer to the ability of system to support more than one processor within a single computer system, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सपोर्ट करवा सकते हैं। मतलब उस अब हमारा जो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर है उसके अंदर ये सपोर्ट हो सकती है, मतलब अभी हम यूज़ करते हैं पर हमें उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग का पोर्शन हो गया सीपीयू की तरफ से। तो मल्टी प्रोग्रामिंग आपको पता चल गया। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है कि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम आप लोड करवा सकते हो, तो कौन सी प्रोग्राम लोड करवानी है ओएस का काम होता है, तभी वो सीपीयू को मिलेगा। फिर सीपीयू के अंदर जो भी टास्क दिया हुआ है उस टास्क को किस फॉर्म में, मतलब कितने टाइम में उसको कन्वर्ट करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो
कौन देखता है, सीपीयू करता है। तो ये मल्टीटास्किंग हो गया, ठीक है, जो भी प्रोसेस सीपीयू को मिली है उसमें से। अब आता है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब क्या हो गया कि टर्मिनल ए आपके पास है, वो अगर वो वीएलसी प्लेयर है आपके पास या फिर MP3 है, तो वो क्या दे दिया कि सीपीयू को मिल गया। सीपीयू के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा जो फर्स्ट टास्क है उसके अंदर मुझे म्यूजिक को ऑन करना है या फिर उसको चेंज करना है, उसके अंदर मुझे पॉज करवाना है, तो ये उसकी एक थ्रेड हो जाए। मतलब टास्क के अंदर जो स्मॉल यूनिट रहते हैं उसे थ्रेड बोलते हैं। उसे क्या बोल सकते हैं आप, थ्रेड बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है कि मल्टी थ्रेडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। तो मल्टी थ्रेडिंग मतलब आप सीपीयू को जो भी टास्क मिला है उस टास्क के अंदर कौन सी इवेंट आप करवा सकते हो। तो आपने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो भी आपकी कोई एक टास्क है उस टास्क के अंदर आप वीएनसी को ओपन करवा सकते हो, प्ले सॉन्ग करवा सकते हो, नया सॉन्ग ऐड करवा सकते हो, पॉज कर सकते हो। तो ये सारी थ्रेड हो जाती है। मतलब एक टास्क के अंदर अलग अलग तरीके के इवेंट होते हैं, उसे यहाँ पे थ्रेड बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी थ्रेड चालू हो रही है, बंद हो रही है, तो सारा डिसाइड कौन करता है, आपकी इवेंट पे डिपेंड है, मतलब आपकी टास्क पे डिपेंड होता है। अगर आपका वीएलसी प्लेयर चल रहा है, उसके अंदर आपने पॉज कर दिया, तो वो आपकी एक थ्रेड हो गई। ठीक है, तो उसी टास्क के अंदर वो थ्रेड परफॉर्म होती है, किसी और दूसरे थ्रेड टास्क के अंदर वो परफॉर्म नहीं होते। अगर आपने एक साथ दो वीएलसी ओपन करके रखे हैं, तो एक वीएलसी के अंदर आप अगर पोज कर रहे हो तो दूसरा वीएलसी ऑटोमेटिकली चालू रहता है आपका। ठीक है, अगर उसके अंदर भी आप पोज करते हो, दोनों एक साथ पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अलग अलग तरीके की थ्रेड होती है जो अलग अलग टास्क को डिफाइन करती है। अगर आप में एक के अंदर आपने पोज कर दिया, तो उसी एक वीएलसी के अंदर ही वो पोज होता है, दूसरे में तो ऑटोमेटिकली वो नहीं रहेगा। मतलब उसका थ्रेड अभी क्या है कि करंट सॉन्ग चालू है। ठीक है, प्ले सॉन्ग उस नाम का थ्रेड वहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके की अलग अलग थ्रेडिंग आप अचीव कर सकते हो। तो थ्रेड क्या हो गया, एक स्मॉल यूनिट हो गया टास्क का। जो भी टास्क सीपीयू को मिल रही है, ठीक है, उसके अंदर का एक स्मॉल यूनिट, उसे थ्रेड बोला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजर। मतलब सीपीयू को एक्सेस करने के लिए एक छोटा सा यूनिट है। ठीक है, फिर मल्टी थ्रेडिंग इज एन एग्जीक्यूशन मॉडल। मतलब वन टाइप ऑफ क्या है, एक कौन सी थ्रेड, मतलब कौन सा इवेंट मुझे रन करवाना है उस टास्क के ऊपर, तो उसके लिए वो एक मॉडल है छोटा सा एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो थ्रेड उसको अलो करता है कि कौन से सेगमेंट, मतलब कौन से प्रोसेस उसको चालू करने हैं, उसके अंदर कौन से इवेंट मुझे रन करवाने हैं, तो वो डिसाइड करता है थ्रेड। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको दिया हुआ कि वीएलसी मीडिया प्लेयर वेयर वन थ्रेड इज यूज्ड फॉर ओपनिंग द वीएलसी मीडिया प्लेयर। मतलब वन थ्रेड है वो क्या करता है कि वीएलसी को ओपन करता है, दूसरा थ्रेड है वो क्या करता है कि पर्टिकुलर सॉन्ग को और प्ले करता है, और तीसरा थ्रेड वो क्या करता है कि पर्टिकुलर नए सॉन्ग को वो प्ले लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकता है। तो तीन थ्रेड यहाँ पे आपने एक साथ चालू कर दिए। ठीक है, तो उसको वो सीपीयू क्या करता है कि ऑटोमेटिकली उसको अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि जो भी आपको प्रोसेस है, ठीक है, उसी के अंदर ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मल्टी थ्रेडिंग के अंदर तीनों की तीनों प्रोसेस आपने यहाँ पे देखी है। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस के अंदर किस तरीके से वर्क होता है वो आपको यहाँ पे बताया कि मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ प्रोसेस। मतलब किसी भी प्रोसेस का एक पार्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग की मदद से ही हम जितनी भी हमारी प्रोसेस उसके अंदर चल रही है, ठीक है, तो उसको एक या दूसरे यूजर के साथ कनेक्टिविटी हम करवा सकते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम जो भी हमारा होता है उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मल्टी थ्रेडिंग क्या होगी कि मल्टी थ्रेडिंग इज एन एबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू मैनेज इट्स यूज बाय मोर देन वन यूजर एट अ टाइम एंड टू मैनेज मल्टीपल रिक्वेस्ट। मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आप सेम यूजर के साथ करवा सकते हो। मतलब एक प्रोग्राम का दूसरी कॉपी कभी भी बनती नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके की कॉपी नहीं है, नया प्रोग्राम ही हम, अगर मैंने दूसरा वीएलसी यहाँ पे ओपन करवा के रखा हुआ है तो वो अलग टास्क हो जाएगी। ठीक है, उस टास्क के अंदर जो भी
हमारा रिक्वेस्ट, जो भी हमारी प्रोसेस, जो भी हमारी मल्टी थ्रेडिंग, जो भी थ्रेड चल रहा है वो उसी टास्क के बेस पे रहेगा, ठीक है। दूसरे थ्रेड या दूसरे दूसरे टास्क को या प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो उसकी कॉपी कभी भी बनती नहीं है। अलग अलग हर बार अलग अलग टास्क ही हमें मैनेज करना होता है, जो सीपीयू मैनेज करता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग को हम अचीव कर सकते हैं। ये सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे कि अलग अलग लैंग्वेज, जैसे आप सिस्टम की लेक्चर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो लेक्चर के अंदर आपको अलग अलग तरीके की मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, फिर मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग आगे आपको पढ़ने में आएगा, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा के अंदर आ सकता है। इसके अंदर आपको खुद से भी कौन सी इवेंट चलवानी है, किसको वेट करवाना है, किसको करंटली चालू करना है, तो आप खुद से वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके भी मैनेज कर सकते हो। मतलब आप सिस्टम के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो ओएस के अंदर। तो उस तरीके की वहाँ पे कोडिंग आती है। मल्टीटास्किंग वो चीज़ हम नहीं कर सकते, कौन सी प्रोसेस मुझे बनानी है वो मैं कर सकता हूँ, तो ये हमारी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो आगे इन सब के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना आएगा। यहाँ पे हमने उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़े, ठीक है। तो डीसीओ के अंदर हमें एग्जैक्टली पढ़ना था हमारी मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर हम चलते हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बताया गया है कि मल्टी प्रोसेसिंग मतलब जिसके अंदर एक ही सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो भी हमारा सिस्टम रहता है उसके अंदर ऑलवेज एक ही प्रोसेसर रहता है, ठीक है। और एक ही प्रोसेसर की मदद से हम सारी फंक्शनैलिटी, उसके जो भी टास्क रहते हैं वो हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। और जो भी हमारा प्रोसेसर रहता है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेसर रहता है उसके अंदर हम बहुत सारी टास्क एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या हो जाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग मतलब आपकी जो डेटाबेस रहता है, ठीक है, या फिर आपकी जो भी सिस्टम रहती है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं। मतलब वो सुपर कंप्यूटर के अलावा अलावा किसी और में नहीं होते। जनरली हम जो भी कंप्यूटर यूज़ करें उसके अंदर ऑलवेज एक ही प्रोसेसर होता है, ठीक है। और उसके बेस पे हम सारे टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ लगे होते हैं, जहाँ पे एक मेन प्रोसेसर होता है और उसके अंडर में सारे प्रोसेसर वर्क होते हैं। तो मेन प्रोसेसर डिसाइड क्या करता है कि कौन से प्रोसेसर को कौन सा टास्क देना है। अगर मैं उसको कोई भी टास्क दे रहा हूँ तो उसके साथ मुझे उसकी डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी भी देनी पड़ेगी और उसके टास्क को परफॉर्म करने के लिए मुझे सीपीयू भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो भी प्रोसेस मल्टी मेन प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस डाइवर्ट करता है उस प्रोसेस के साथ मेमोरी और सीपीयू भी ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। अगर उसने दूसरी प्रोसेस दी है तो क्या करेगा, जो भी मेमोरी यहाँ पे उसने दी हुई है उसको क्या करेगा, वो डिवाइड करके वापस दूसरी प्रोसेस को सीपीयू और मेमोरी दे देगा। तो मेन प्रोसेस का काम क्या रहता है, यहाँ पे जो भी आपके पास प्रोसेस रहती है, ठीक है, उसको फर्दर डिवाइड करके उसकी कैलकुलेट करवाना होता है, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर के अलावा कहीं पर भी यूज नहीं होती। तो मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, मल्टी प्रोसेसिंग होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन यूनी प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पर कोई एक ही प्रोसेस रन होगी, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर सीपीयू, मतलब वो एक साथ एक या एक से ज्यादा सीपीयू मतलब प्रोसेसर का यूज कर सकता है इन सिंगल कंप्यूटर के अंदर। मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर आप एक से ज्यादा प्रोसेसर उसके अंदर लगे होंगे, ठीक है। तो उसे यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर लिखा हुआ द टर्म्स ऑल्सो, मतलब जो मल्टी प्रोसेसिंग है इट रिफर टू एबिलिटी ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम पे डिपेंडेंट है वो सारा कुछ, कि उसके अंदर एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर लग सकते हैं कि नहीं लग सकते। उसके लिए आपको अलग से कोई हार्डवेयर बनाना पड़ेगा। हमारा जो मदरबोर्ड रहता है उसके अंदर हम अलग से कोई मदरबोर्ड या प्रोसेसर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या होगी, हमारी वन टाइप ऑफ ड्रॉबैक होगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग जब भी आप करवाते हो तो उसके साथ आपको अलग अलग तरीके की प्रोसेसर लगाना होता है, तो उसके लिए अलग से हार्डवेयर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक हो गया उसका। नाउ सिंस देर आर मल्टीपल प्रोसेसर अवेलेबल, अलग अलग तरीके के प्रोसेसर अवेलेबल है। फिर यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, मतलब जो भी मल्टीपल प्रोसेस है वो सारे के सारे एक ही टाइम पे सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबको क्या कर दिया है हमने,
अलग अलग टाइम और सीपीयू और मेमोरी के साथ अलग कर दिया, जो भी उसका आउटपुट आ रहा है ऑटोमेटिकली उसको कहाँ पे भेजना है वो डिसाइड कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कि द मल्टी प्रोसेसर शेयर द कंप्यूटर बस समटाइम लॉक्स क्लॉक्स मेमोरी एंड उसकी जो डिवाइसेस होती है वो सारे के सारे कंप्यूटर के, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा लाना है ले जाना है, ठीक है, तो वो सारे बस उसके जो टाइमिंग रहता है उसके अंदर जो अलग अलग तरीके की रजिस्टर होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेसर अपनी तरीके से उसको शेयर करते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी मदरबोर्ड के अंदर जितने भी बसेस हैं वो सारे अलग अलग तरीके से डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो अपनी तरीके से वो क्या कर सकता है कि उसको शेयर करेगा, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, उसके अंदर एक मेन प्रोसेसर रहता है और वो जो मेन प्रोसेस होता है वो आपको फर्दर अलग अलग प्रोसेस को टास्क असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग, तो इसके फायदे क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे की साइड एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। तो उसका तो फर्स्ट कि बहुत सारा आउटपुट हमें एक साथ मिल सकता है, मतलब हाई थ्रूपुट, ठीक है। तो बहुत सारा आउटपुट मुझे एक ही साथ एक ही टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एट अ गिवन टाइम, सो दिस इज टाइप ऑफ सिस्टम हैज हाई थ्रूपुट, मतलब बहुत सारे आउटपुट हमें एक साथ और हायर लेवल के आउटपुट हमें एक साथ सीपीयू के थ्रू मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पैरेलल, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस आप करवा सकते हो। तो पैरेलल प्रोसेस मींस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है, किसकी मदद से, थ्रेड की मदद से एक ही टाइम पे, ठीक है। फिर लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज, मतलब बहुत कम बिजली का यूज होता है इसके अंदर। तो सिंगल प्रोसेसर, क्योंकि एक ही उसके पास एक ही सिंगल प्रोसेसर है, तो सिंगल प्रोसेसर ही सारे अलग अलग प्रोसेसर को वो हैंडल करता है। तो किसको डेटा देना है किसको नहीं देना, तो उसके हिसाब से उस प्रोसेसर को चालू या बंद को कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम देयर इज मोर लोड इज देयर इज ठीक है। तो in single processor system there is a more load as many process have to be executed at a time, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारा बहुत कम डेटा की यूज़ कर, मतलब कम बिजली का यूज़ हो सकता है। बट इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी प्रोसेस इज डन इन फ्यू टाइम्स, मतलब वो जिस तरीके से उसको प्रोसेस मिल रही है उसी टाइम पे उस प्रोसेसर को वो रन करवाता है, मतलब एग्जीक्यूट, मतलब उसको चालू करवाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रोसेसर सीपीयू कंज्यूम लो इलेक्ट्रिशियन, मतलब एक सिंगल प्रोसेसर है वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकता है। फिर यहाँ पे कि हाई रिलायबिलिटी, मतलब जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा और इफ़िशिएंट होगा, ठीक है। एज मल्टीपल प्रोसेसर शेयर देयर वर्क बिटवीन वन एंड अनदर, सो वर्क इज कंप्लीटेड विद इन कोलब्रेशन, मतलब वो अगर किसी एक प्रोसेसर के पास बहुत सारा ज़्यादा वर्क है और एक प्रोसेसर के पास बहुत कम है, तो वो क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे को और वर्क को डिवाइस को कोलैबोरेशन करने के साथ उसको क्या कर सकते हैं कि जो भी आपको टास्क मिले उस टास्क को सेम टाइम पे कंप्लीट करने की वो कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट मीन्स दिस सिस्टम आर रिलायबल, मतलब जो भी सिस्टम है वो आपकी रिलायबल है। इकोनॉमिक, ठीक है। फिर एज मोर वर्क इज completed by CPU, so these system are economically good as well, मतलब सीपीयू के द्वारा जो भी आपके टास्क वर्क कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे आउटपुट्स है, तो हाई थ्रू आउट, फिर टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज, हाई रिलायबिलिटी एंड इकोनॉमिकल। फिर उसके बाद आ जाता है कि डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन, दो प्रोसेसर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक दूसरी टास्क को अगर कोई टास्क अलग अलग करवाना है तो उसको हैंडल करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है,
ठीक है, 2 प्रोसेसर के पास अगर किसके पास बहुत ज़्यादा टास्क होगा, इसके पास बहुत कम होगा, तो दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको मेन प्रोसेसर के थ्रू ही करवानी पड़ेगी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ड्रॉबैक के अंदर उसके डिसएडवांटेज में जा सकता है। एज अ मल्टीपल प्रोसेसर आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है उस सिस्टम को। फिर मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम मेन प्रोसेसर के पास से जो भी प्रोसेस पास हो रही है, ठीक है, तो उसके साथ अलग से सीपीयू भी जाएगा और मेमोरी भी जाती है। तो बहुत सारा डेटा स्टोर करवाने के लिए आपको अलग अलग मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रोसेसर को। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा मतलब बहुत सारी मेमोरी की यहाँ पे ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा है कि एज देयर आर मल्टी प्रोसेसर वर्किंग विथ ईच अदर, सो ईच प्रोसेस नीड मेमोरी स्पेस। फिर यहाँ पे डेडलॉक मतलब कोई भी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे कौन सी प्रोसेस मुझे पहले स्टार्ट करनी है, कौन सी प्रोसेस बाद में स्टार्ट करनी है, तो वो कंप्यूटर डिसाइड नहीं कर पाता, तो वो सिचुएशन होती रहती है, उसको डेडलॉक यहाँ पे बोला जाता है। मतलब जो भी इसको इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, उस इनपुट और आउटपुट के अंदर वो डिसाइड नहीं कर पाता भाई कौन सी प्रोसेस करनी है नहीं करनी है, तो उसे यहाँ पे डेडलॉक कहा जाता है। इफ एनी प्रोसेस ऑलरेडी यूजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस यूजिंग then other processor cannot use same IO device is create deadlock। ठीक है, तो वो अगर किसी प्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट डिवाइस को रोका हुआ है, यूज़ किया हुआ है, तो वो दूसरा प्रोसेसर इस इनपुट आउटपुट को यूज़ नहीं कर सकता, तो ये डेडलॉक सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो टास्क वहाँ पे एबॉर्ट हो जाता है। फिर एक ही परफॉर्मेंस, इफ़ एनी प्रोसेसर फेल टू वर्क देन वर्क इज डिवाइडेड इनटू अदर प्रोसेसर। मतलब अगर किसी प्रोसेसर ने टास्क कर रहा है पर उसका टास्क करने के लिए वो क्या हो जाता है कि वहाँ पे फेल हो जाए, मतलब उसको आगे प्रोसेस नहीं कर पाता, वो क्या करता है कि दूसरे अदर जो प्रोसेसर होता है उसको टास्क को डिवाइड कर सकता है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है दूसरे प्रोसेसर की, उसके अंदर भी उसके परफॉर्मेंस लो हो जाता है। तो ये क्या होगा कि परफॉर्मेंस लो, मतलब ये इसके अंदर इन लोगों ने डिसएडवांटेज के अंदर उसका परफॉर्मेंस ऐड किया हुआ है। फिर एक ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की प्रोसेस आपको करवानी रहती है, तो आपको अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बहुत सारे प्रोसेसर के अंदर से क्या हो जाता है कि आपको उसके वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है, मतलब प्रोसेसर ही उसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे वो बहुत महंगा भी होता है। ठीक है, और उसको यूज़ भी करना पड़ रहा है, तो ये एक्सपेंसिव भी है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, उसके पहले हमने मल्टी टास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा। ठीक है, फिर हमने मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ा, फिर मल्टी प्रोसेसिंग के बाद उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद एक कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मल्टी प्रोसेसिंग रिफर टू प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम बाय मल्टीपल सीपीयू। बहुत सारे सीपीयू के द्वारा बहुत अलग अलग प्रोसेसर को दी जाती है। जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग कीप सेवरल प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एक ही मेमोरी के अंदर वो लोड करवाता है और एक ही सीपीयू के अंदर वो सारा कुछ डेटा ऐड करवा देता है। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे सीपीयू रहते हैं, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं और एक ही सीपीयू के अंदर सारा कुछ डेटा वो ऐड करवाता है। फिर यहाँ पे देखिए इट यूटिलाइज मल्टीपल, यहाँ पे प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे सीपीयू का यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे सिंगल सीपीयू का यूज़ होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या है कि प्रोसेसिंग के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, एक साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग आप कर सकते हो, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारी प्रोसेस मतलब प्रोग्रामिंग एक साथ नहीं करवाते, उसके लिए उन लोगों ने कंटेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। फिर एक लेस टाइम टेकन प्रोसेस द जॉब, मतलब उसकी टास्क है, प्रोसेस है, कंप्लीट करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत ही कम टाइम लेता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक के बाद एक सारी प्रोसेस प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होती है, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम को कंज्यूम कर सकता है। फिर यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है कि इट फैसिलिटेट मच इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इफिशिएंटली जो भी डिवाइस आपको मिली है उसका अच्छे से यूज़ कर सकता है। यहाँ पे लेस एफिशिएंट मतलब जो भी डिवाइस है उसका अच्छे से यूज़ वो नहीं कर सकता।
फिर यहाँ पे कि ये बहुत ही महंगा है और मल्टी प्रोग्रामिंग इज लेस एक्सपेंसिव देन मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ये एक बेनिफिट भी हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ही सस्ता आपको मिल सकता है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस थे, ये आपको शायद एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ऊपर के जो भी टॉपिक दिए हुए उसके बारे में भी समझना होगा, ठीक है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर ही दो पार्ट से, लूजली कपल और टाइटली कपल। तो इसके बारे में भी आपको मैंने बताया कि प्रोग्राम जैसे हमने टॉपिक स्टार्ट किए तो हमें मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना था। तो उसके अंदर दो फर्दर टॉपिक के अंदर डिवाइड हो जाता है कि लूजली कपल मल्टी प्रोसेसर और टाइटली कपल मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, तो पहले तो हम उसको समझ लेते हैं भी होता क्या है एग्जैक्टली। तो लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग वेयर द इंडिविजुअल प्रोसेसर आर कॉन्फ़िगर विद देयर ओन मेमोरी, ठीक है। तो एक प्रोसेसर के साथ एक ही मेमोरी कंज्यूम की जाती है एंड आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को या फिर यूजर के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है कि वो उसको मेन प्रोसेस जो भी जहाँ से मिल रही है, ठीक है, वहीं से ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है। वो खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको कौन सी प्रोसेस मिली है, कौन सी इंस्ट्रक्शन मिली है, ठीक है। तो एक दूसरे पे सारा कुछ डिपेंडेंट रहता है। फिर यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैव द वे ऑफ पैरेलल मतलब इस तरीके की आर्किटेक्चर को यहाँ पे बहुत सारे टास्क एक साथ हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। लूजली कपल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आर कनेक्टेड वाया हाई स्पीड कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इसको नेटवर्क चाहिए। मतलब जितनी भी प्रोसेस इसके साथ हो रही है लूजली कपल के साथ, तो उसके लिए बहुत सारे नेट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली, मतलब हाई स्पीड कम्युनिकेशन की ज़रूरत यहाँ पे जरूर पड़ेगी। फिर लूजली कपल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विल ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, मतलब उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग मेमोरी हर एक प्रोसेसर को दी गई होती है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी भी बोला जाता है, ठीक है। एज द प्रोसेसर डू नॉट शेयर फिजिकल मेमोरी एंड हैव देयर ऑन इनपुट आउटपुट चैनल, ठीक है। तो इसके लिए उसकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, पर उसके लिए उसको इनपुट आउटपुट दिया जाता है, जिसकी मदद से वो एक दूसरा जो भी डेटा है वो मेमोरी में से ला सकता है और ले जा सकता है, ठीक है। तो ये था लूजली कपल। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो अलग अलग मेमोरी उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। लो कनेक्शन होता है। फिर हाई स्केलेबिलिटी, मतलब जितनी भी आपको स्पीड उसकी बढ़ानी है उतनी बढ़ा सकते हो, जितना आपको डिले करवाना होता है उस टास्क को वो भी कब करवा सकते हो। लो डेटा रेट पे कम वर्क होता है, कम प्राइस में भी बन जाता है। फिर स्टैटिक इंटर कनेक्शन रहता है, मतलब फिक्स उसका कनेक्शन रहना चाहिए। कैपेबल ऑफ रनिंग मल्टीपल हो, मतलब अलग अलग तरीके की ओएस आप उसके अंदर रन करवा सकते हो। लो थ्रू आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट कम मिलेगा, सिक्योरिटी बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक थे उसको डिफाइन करने के लिए लूजली कपल को। उसके बाद एक टाइटली कपल। तो टाइटली कपल क्या होता है, क्या है कि इट इज़ अ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच देयर आर शेयर मेमोरी, मतलब उसके पास एक ही तरीके की कोई मेमोरी रहती है, वो सारे के सारे जो मल्टी प्रोसेसर रहते हैं वो एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। जबकि टाइट लूजली कपल में क्या होता है, उसकी हर एक की अलग अलग तरीके की सीपीयू होती है और सीपीयू के अंदर उसके पास की खुद की मेमोरी होती है, मतलब अलग अलग मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी रहती है। जबकि टाइटली कपल में शेयर मेमोरी रहती है, ठीक है। इन टाइटली कपल मल्टी प्रोसेसर डेटा रेट इज हायर, जबकि लूजली कपल में डेटा रेट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो डेटा लूजली कपल के मुताबिक टाइटली कपल के अंदर हाई डेटा रेट होता है, ठीक है। और वो क्या रहता है कि लो हाई सिक्योरिटी में रहता है, मतलब टाइटली कपल है वो शेयर मेमोरी रहता है, तो उसके अंदर जो भी मेमोरी है उसके ऊपर आप अपनी खुद से कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हो भाई किसी को वो मेमोरी एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे हाई सिक्योरिटी रख सकते हो। हाई थ्रू आउट पे नंबर बहुत सारा डेटा एक साथ आपको दे सकता है, ठीक है। वो सारा डायनेमिक होता है, मतलब जो भी डेटा उसको मिल रहा होता है टाइटली कपल को, वो क्या किस तरीके से होता है डायनेमिकली, मतलब वो फिक्स नहीं रहता भाई कौन सा डेटा इसके पास आने वाला है, ठीक है। फिर हाई कॉस्ट है, मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर फिर उसके पास जो भी मेमोरी रहती है वो शेयर रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइटली कपल मल्टी प्रोसेसर को आप डिफाइन यहाँ पे कर सकते हो।
तो आज के टॉपिक के अंदर इतना ही था, और आगे हम इसकी जो भी डिवाइस रहती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये उसकी सारी की सारी थियरी थी कि थियरी के अंदर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग, टास्किंग, थ्रेडिंग, प्रोसेसिंग, ये सारे मैंने आपको बताया इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से और ज़्यादा समझना हो तो नेट पर भी आप फाइंड कर सकते हो भाई मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या एग्जैक्टली, किस तरीके से वर्क होती है। तो डीप में जाके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। पर मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल रही है, ठीक है। तो किस तरीके से यूज़ होने वाली है आगे, ठीक है। तो उसके हम सर्किट डायग्राम भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, इसके डायग्राम भी समझ लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।